का जो हमारा तरीका जिस तरीके से पेपर में दे रखा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका चेक किया जाएगा, मींस प्रॉब्लमेटिक जो है कुछ समस्याएं भी आपके सामने रखी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि ऑफेंस क्या बन रहा है इसमें या पनिशमेंट क्या है वो इसके लिए। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है इसमें या नहीं, उसके कारण भी बताइए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने वो रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है स्क्रीन पर, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको, लास्ट में पूछना है ना, अभी तो सुनना ही सुनना है। लास्ट में मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा तभी बात करना आप। दिनेश, a Hindu citizen whose wife and daughter reside in India, goes to Australia for business and after obtaining the citizen of Australia marries an Australian woman, whether Dinesh can be prosecuted for bigamy on returning India by his first wife, explain with the relevant provision of law। दिनेश जो है वो एक हिंदू भारतीय नागरिक है जिसकी पत्नी है और एक पुत्री भी है, वो भारत में रहते हैं और वो व्यापार के लिए जो वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन महिला से जो है वो विवाह कर लेता है। क्या दिनेश को भारत वापस लौटने पर प्रथम विवाह की जो पत्नी है उसके द्वारा द्विविवाह के अपराध के लिए जो है वो अभियोजित किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट करिए। इसको आप 494 से कनेक्ट करके एकदम ना देखें कि साहब अपराध बन रहा है वो नहीं है, या ये सवाल आपका आईपीसी के सेक्शन 4 से है ना। कहां से क्वेश्चन ये? आप 494 से ऐसा ना मानेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में नहीं। यहां चेक 494 नहीं कर रहे हैं, बाइगमी के इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक कर रहे हैं। यहां आपसे आईपीसी का सेक्शन जो है वो 4 चेक किया जा रहा है या सीआरपीसी का सेक्शन जो है वो 188 चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है? आईपीसी की धारा 4 या सीआरपीसी की धारा 188 या वो चेक की जा रही है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? नहीं हो सकता। आईपीसी की धारा 4 और 181 सीआरपीसी की लागू नहीं होती क्योंकि वो नागरिकता प्राप्त कर लिया, वापस भारत तो आ गया ना, भारत बोले उसमें नागरिकता प्राप्त कर लिया, वो विदेशी हो गया, लागू होगा। देखते हैं। लागू नहीं होगी और सीआरपीसी का ठीक है, अभी देखते हैं। एज पर सेक्शन 188 सीआरपीसी, read with section 4 of Indian Penal Code, Dinesh cannot be prosecuted for bigamy on returning India by his first wife because he was not citizen of India at the time of commission of offence, and offence was not committed on any ship or aircraft registered in India, but he may be prosecuted in Australia if bigamy is an offence in that country। भारत में तो नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया में यदि बाइगमी का अपराध है, द्विविवाह का अपराध है वहां के पीनल लॉज के अकॉर्डिंग, तो वो प्रथम विवाह की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में जाके उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट या एफआईआर जो कुछ भी वहां के लॉ के अनुसार होता है वो कर सकती। बट आंसर नो ही है इसका। ये तो एडिशनल बात हमने कह दी कि साहब ऑस्ट्रेलिया में यदि वो अपराध है तो उसको वहां प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता, भारत में नहीं हो सकता। धारा 4 आईपीसी भी मदद नहीं करेगी, 188 सीआरपीसी भी मदद नहीं करेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 सपटित धारा 4 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिनेश को भारत वापसी पर उसकी प्रथम पत्नी के द्वारा द्विविवाह हेतु अभियोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिनेश अपराध करने के समय भारत का नागरिक नहीं था और अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर नहीं किया गया है। यदि वो भारत का नागरिक है वो नहीं होता, बट यदि अपराध है वो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और विमान पे, जो ये वाला अपराध नहीं, इसको छोड़ के कोई है वो अपराध यदि होता तो उस केस में जो है वो भारत की वो टेरिटरी मानी जा सकती थी और उस केस में उसे पनिश किया जा सकता था। तो इसलिए न तो वो भारत का नागरिक था अपराध करने के समय, न भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और विमान में अपराध किया गया। धारा 4 और 188 दोनों है वो लागू नहीं होगी, इसलिए उसका जो है भारत में अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। परंतु दिनेश का ऑस्ट्रेलिया में जो है द्विविवाह के अपराध के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है यदि ऑस्ट्रेलिया में प्रवर्त विधि के अनुसार द्विविवाह है वो क्या हो? अपराध हो। बबली, द गर्लफ्रेंड ऑफ बंटी,
gives her father's laptop to the Bunty. Bunty knows that it is her father's laptop. Bunty, without trying to know whether Bubbly's father has authorized her or not, takes away the above laptop. Have Bubbly and Bunty committed the any offense? Explain with the relevant provision of law. बंटी की गर्लफ्रेंड जो है वो बबली अपने पिता का लैपटॉप बंटी को गिफ्ट कर देती है, क्योंकि उसे तो कोई जोर ही नहीं आया, ना हिंग लगी ना फिटकड़ी, पिता का लाया हुआ था। बंटी को उक्त लैपटॉप का उसके पिता का होना ज्ञात है। लेने वाले व्यक्ति को यह पता है कि इसका खुद का नहीं, पिता का। बंटी बिना यह जानने का प्रयास किए कि बबली को उसके पिता ने प्राधिकृत कर रखा है ऐसी गिफ्ट करने के लिए या नहीं, उक्त लैपटॉप को लेकर चला जाता है। क्या बबली और बंटी के द्वारा कोई अपराध किया गया है? विधि के संबंधित प्रावधानों सहित इसे स्पष्ट करिए। इन हैंड क्वेश्चन, बबली इज लायबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 इंडियन पीनल कोड as she takes her father's laptop out of his possession without his consent and gave it to the Bunty. And in hand question, Bunty is liable under section 411 IPC for dishonestly receiving the stolen property knowing or reason to believe it to be a stolen property. हस्तगत प्रश्न में बबली भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी के अपराध की दोषी है मेरी राय में। जब पत्नी जो है पति की कोई चीज उसकी है वो प्राधिकृत किए बिना किसी पैरामाउर या आदि को है वो दे देती है, तो वो यदि चोरी के अपराध का है वो दोषी हो सकता है या दोषी हो सकती है। तो सिमिलरली ये भी है वो हो सकती है, वही कंसेप्ट यहां पे भी। और बबली ने अपने पिता के कब्जे में से लैपटॉप को उनकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्ण ले लेने के आशय से हटाकर चोरी का अपराध किया है। और जहां तक बात बंटी की है, उसने 411 आईपीसी में जो है चुराई हुई संपत्ति को ऐसा जानते हुए या विश्वास का कान रखते हुए बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के अपराध का जो है वो दायी। एक 411 में लायबल है और दूसरा 379। वैसे घर में से की है क्या, ऐसा कुछ था इसमें? Gift her father's laptop to Bunty. Bunty knows that. ठीक है। नेक्स्ट, 15 years old Chintu. 15 old Chintu on being failed in examination becomes upset and frustrated by the admonition of his father, calls and takes advice from his maternal uncle Ganesh, who carries business in Bombay. Ganesh asks the Chintu that you come to me, I will make your life. On this, Chintu, without telling his father, secretly goes away to Bombay, start the living with the Ganesh, explain with the reason regarding the criminal liability of the Ganesh. 15 वर्षीय जो है चिंटू परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिता की डांट से परेशान और निराश होकर अपने मामा गणेश, जो कि बंबई में व्यापार करता है, फोन कर सलाह लेता है। गणेश चिंटू को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा, लाइफ बना दूंगा। जिस पर चिंटू है वो अपने पिता को बिना बताए चुपचाप बंबई चला जाता है, गणेश के साथ रहने लगता है। गणेश के आपराधिक दायित्व के संदर्भ में कारण सहित जो है वो स्पष्ट करिए। किडनैपिंग है ऑब्वियसली। इन हैंड क्वेश्चन, गणेश इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी, बिकॉज द गणेश विदाउट द कंसेंट ऑफ फादर induces to left the father's house by Chintu, so it amounts to entice under section 361 of the Indian Penal Code. हस्तगत प्रश्न के अंदर जो है वो गणेश भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में दंडनीय विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण के अपराध का दोषी है, क्योंकि गणेश के द्वारा चिंटू को
उसके पिता का घर छोड़ने के लिए क्या किया गया है, उत्प्रेरित है वो किया गया है। किस, उस स्टेटमेंट के माध्यम से, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा, लाइफ बना दूंगा। उस स्टेटमेंट ने जो है उसको कंपेल किया है वो घर छोड़ने के लिए, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में बहका के ले जाने की श्रेणी में आता है। उसके पिता की सहमति के बिना बहका के वो ले जाया गया है, इसलिए ये क्या है, ये विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का अपराध है। नेक्स्ट वन, ए who is on bail from the High Court in a trial for the offence of murder remains absent without sufficient cause in the trial and does not appear even after the issuance of the proclamation of the court. What proceedings can be initiated against the accused by the trial court in such situation? ए जो कि हत्या के अपराध के विचारण में उच्च न्यायालय से जमानत पर है, विचारण में बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थित हो जाता है, न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के बाद भी वो उपस्थित नहीं होता है, उपसंजात नहीं होता है, ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाइयां की जा सकती है? अच्छा, संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, 229A में आईपीसी में उसने अपराध कर लिया है, उसके लिए उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन या कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा परमानेंट अरेस्ट वारंट जो है वो उसके विरुद्ध है वो जारी हो जाएगा। और एक और कार्रवाई 446 सीआरपीसी में भी फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ बॉन्ड। अक्यूज के केस में 229A में स्पेसिफिक प्रोविजन है इसके बारे में, है ना। ये 174 तो उस केस में है। अच्छा, 174A की बात कर रहे हो क्या? हाँ, 174A का भी है इन्वॉल्वमेंट। खैर, कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकता है, इसमें हम दो तीन बातें देख सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर of the trial court or any officer authorized by it can file the complaint in writing before the competent court under section 195 subsection 1 clause A of the CRPC for the offence under section 174A of the Indian Penal Code. What provided under 174A of IPC, non appearance in response to the proclamation under section 82 of the Act number 2 of 1974. Whoever failed to appear at the specified place and the specified time as required by the proclamation published under subsection 1st of section 82 of the Code of Criminal Procedure 1973 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, and where a declaration has been made under subsection 4 of that section pronouncing him as proclaimed offender, he shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. In hand case, the first part of the section 174A applies, is punishable for may extend to 3 year imprisonment or fine or both. Trial court may make the declaration of the proclaimed offender under section 82 of the subsection 4. That power is vested in the court. Trial court issue the standing warrant of the arrest against the A. Trial court may pass the order of attachment of movable or immovable property of the A under section 83 of the Criminal Procedure Code, and trial court may open the proceedings for recovery of the penalty against the accused A and his surety under section 446 of CRPC. All these actions or the proceeding may be initiated against the A. विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की उपधारा 1 के खंड क के अंतर्गत लिखित परिवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क में कारित अपराध के लिए है वो किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है। पहली कार्रवाई ये हो सकती है। दूसरा, विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 की उपधारा 4 में जो है
चूंकि वो मर्डर 302 का है, वो अक्यूज है और वो अब्सेंट रहा है, तो उसे उद्घोषित अपराधी जो है वो घोषित किया जा सकता है। उद्घोषित अपराधी है वो घोषित किया जा सकता है 82 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। विचारण न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट है वो जारी है वो कर सकता है, जब तक गिरफ्तार ना हो तब तक वो वारंट है वो कंसर्न थाने पर है। और विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत उसकी जंगम या स्थावर संपत्ति को कुर्क करने का आदेश है वो दे सकता है और एक कार्रवाई और कर सकता है विचारण न्यायालय। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अंतर्गत अभियुक्त का और उसका प्रतिभू जो है उसके विरुद्ध शास्ति की वसूली के लिए वसूली वारंट आदि जो है वो जारी कर सकता है। ये सभी प्रकार की कार्रवाइयां जो है क के विरुद्ध या ए के विरुद्ध कोर्ट जो है वो कर सकता है। धारा 174 क में क्या अपराध है? जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा के अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो वो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a letter in the custody of the postal authority is required to an officer in charge of a police station as an important piece of evidence during the investigation of a serious case. The officer in charge of the concerned police station directs the postal authority to deliver him the above letter, write a short note regarding the legality of the such order. एक गंभीर मामले के अन्वेषण में थाने का पार्षद अधिकारी को डाक प्राधिकारी के अभिरक्षाधीन एक पत्र की महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आवश्यकता है। संबंधित थाने का पार्षद अधिकारी डाक प्राधिकारी को उक्त पत्र उससे परिधान करने का निर्देश देता है। उक्त आदेश की विधिमान्यता के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या यह ऑर्डर लीगल ऑर्डर है या यह इलीगल है, इसके बारे में वो आप बताइए। एज पर सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी, as per section 92 of criminal procedure code, order of the in charge officer of the concerned police station is illegal because under section 92 of criminal procedure code, high court, court of session, district magistrate or chief judicial magistrates are competent to make the requisition to deliver a letter, document, thing, parcel or any other thing which is in the custody of the telegraph or postal authority. Therefore, the in charge officer of the police station is not competent to require to deliver him the above letter. Therefore, this order is invalid or illegal. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अनुसार पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी का उक्त निर्देश क्या है? अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत जब डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज आदि है तो उस कंडीशन में कौन कौन से न्यायालय सक्षम है उसको है वो परिदत करने का निर्देश देने की या रिक्विजेशन या अध्यपेक्षा करने की। उच्च न्यायालय, शासन न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये डाक और तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, दस्तावेज, चीज या पार्सल को परिदत करने की अपेक्षा है वो कर सकते हैं कि अध्यपेक्षा में निर्दिष्ट व्यक्ति को परिदत किया जाए। इस प्रकार पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी जो है ऐसा आदेश करने के लिए जो है वो सक्षम नहीं है। इसलिए पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी का यह आदेश क्या है? ये इलीगल है या अविधिमान्य है। In a trial, Ramesh is charged for the offense of robbery. On completion of the trial, no sufficient evidence is found to convict him for the offense of robbery. However, there is a sufficient evidence exists to prove the offense of the theft beyond the reasonable doubt. In such condition, what order can be passed by the court? Explain with the support of the relevant provisions. रमेश को जो है विचारण के दौरान लूट के अपराध का आरोप सुनाया गया। ये कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं कि बैरक तो आपने पढ़ लिया, टाइटल्स क्या, उनके प्रोविजंस क्या दे रखे हैं, कोई टाइम लिमिट दे रखी है वो पढ़ लिया, पावर किसकी ये भी पढ़ लिया। बट इस तरीके से घुमा के भी प्रश्न पूछे जाएंगे जहां आपको अपना माइंड अप्लाई करना है,
उन रेलेवेंट प्रोविजन की हेल्प से आंसर देना है, तो वहां दिमाग दौड़ रहा है आपका या नहीं, आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, ये अपने आप को टेस्ट करना है। जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो तो कर लेंगे आप, डिफाइन द मर्डर तो ऑब्वियसली कर लोगे आप, डिफरेंस बताइए वो भी कर लोगे आप लोग, बट इस तरीके के प्रश्न में थोड़ी, और ऐसे प्रश्न ही मेरिट डिसाइड करेंगे। रमेश को विचारण के दौरान लूट के अपराध का आरोप सुनाया जाता है। विचारण पूर्ण होने पर लूट के अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध करने वाली पर्याप्त साक्ष्य जो है विद्यमान होना नहीं पाई जाती है। हालांकि चोरी का अपराध युक्त संदेश से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य जो है पत्रावली पर विद्यमान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया जा सकता है, सुसंगत प्रावधानों के समर्थन से स्पष्ट करिए। 221 क्या नाम है आपका? सौरव, क्या लगाते हैं आगे? अच्छा 221 नहीं, इसमें जो है डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं आई, 222 ही लागू होगा। मेजर ऑफेंस का चार्ज है और उसका माइनर ऑफेंस है, उसके लिए कन्विक्शन की जा सकती है। तो चोरी जो है ये रॉबरी का जो है वो माइनर ऑफेंस है। एज पर सेक्शन 222 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ट्रायल कोर्ट कैन pass order of conviction of Ramesh for offense of theft, which is proved beyond the reasonable doubt, because Ramesh is charged for offense of robbery, which is major offense, and facts are proved which reduce it to a minor offense, that is the theft. Ramesh may be convicted of the minor offense, means theft, although he is not charged with the theft. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के अनुसार विचारण न्यायालय रमेश को चोरी के अपराध के लिए जो है वो दोष सिद्धि का आदेश या दोष सिद्धि उसकी कर सकता है, जो कि युक्त संदेश से परे साबित है, क्योंकि रमेश जो है, रमेश का लूट के अपराध के लिए विचारण किया गया, जो एक क्या है, बड़ा अपराध है, मेजर ऑफेंस है, और विचारण के दौरान साबित अपराध चोरी, जो कि उस लूट का ही क्या है, छोटा अपराध है। क्योंकि हमने 390 आईपीसी में क्या पढ़ा है, इन ऑल रॉबरी देयर इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, सभी प्रकार की लूट में क्या होगी, या तो चोरी होगी या उद्धापन होगा। तो इसलिए रॉबरी क्या है, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। तो चोरी जो है ये लूट के अपराध का ही एक छोटा अपराध है, माइनर एबो ऑफेंस है। तब साबित छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध जो है वो किया जा सकता है, यद्यपि छोटे अपराध के लिए आरोप जो है वो नहीं लगाया गया था, चार्ज थेफ्ट के लिए नहीं लगाया गया था, चार्ज को अमेंड भी नहीं किया गया 216 सीआरपीसी के अंदर। कोर्ट के पास 222 सीआरपीसी में इटसेल्फ पावर है कि मेजर ऑफेंस के चार्ज के केस में यदि माइनर प्रूव होता है तो माइनर के लिए कन्विक्शन कर सकता है। ए रिक्वेस्ट बी टू लोन हिम अ सम ऑफ 10,000 and B refuses, upon which A stabs B. In the trial of the above offense, whether this fact is relevant, that earlier also in same manner B had deadly assaulted the person who denied for the lending money, explain in brief narrating the relevant provisions. A B से 10,000 रुपए उधार देने की प्रार्थना करता है, 10,000 रुपए उधार दो। बी मना कर देता पैसे उधार देने के लिए, होंगे नहीं उसके पास या देने की नीयत नहीं थी, दोनों में से कोई एक कारण, जिस पर ए जो है वो आग बबूला हो जाता है, उसको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आ जाता है उस पैसे उधार देने से मना करने पर, और वो क्या कर देता है, बी को चाकू है वो मार देता। पैसे नहीं देते हो तो चाकू खाने के लिए तैयार रहो। फिर उक्त अपराध के विचारण में क्या यह तथ्य सुसंगत है कि पूर्व में भी रुपए उधार देने से मना करने वालों पर बी ने इसी प्रकार से जानलेवा हमला किया था। जिन जिन लोगों से पहले भी ए ने पैसे उधार मांगे और जिन लोगों ने पैसे देने से उधार देने से मना किया, उनका स्वागत इसने पहले भी चाकू के साथ ही किया था। उन लोगों का स्वागत जो है पहले भी चाकू के साथ ही किया था। क्या यह तथ्य जो है इस मैटर के, इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर रेलेवेंट है, क्या सुसंगत है? सुसंगत प्रावधानों का उल्लेखित कर संक्षिप्त में स्पष्ट करें। 14 से आंसर होगा, 14 से। As per the explanation first of section 14 of Indian Evidence Act, this fact is irrelevant. As per the explanation first of section 14 of Indian Evidence Act, this fact is irrelevant.
that earlier also in same manner B had deadly assaulted the person who denied for the lending money, because a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के स्पष्टीकरण फर्स्ट के अनुसार यह तथ्य क्या है? विसंगत है। पहले भी जिन लोगों ने पैसे देने से उधार किया और उस पर उसने चाकू से हमला है वो किया था, ये प्रीवियस उसका जो एक तरीके से जो है वो उसका कंडक्ट वगैरह जो है या प्रीवियस उसके द्वारा किया गया कृत्य जो है ये विसंगत है, क्योंकि विशिष्ट जो उसका कृत्य यदि उसी के प्रति होता, पहले भी उसी व्यक्ति से पैसे मांगता वो और उसने देने से उधार किया, पहले एक बार और चाकू मारा था, सेकंड टाइम फिर मांगा, फिर मना कर दिया, एक चाकू और घोंप दिया, तो उस कंडीशन में यदि उसी व्यक्ति के प्रति पहले चाकू की घटना है वो तो रेलेवेंट है उसका इंटेंशन शो करने के रूप में, बट आम जनता के प्रति वो इस तरीके से चाकू मारता रहता है, जो भी पैसा देने से उधार है वो उधार देने से मना करता है, ये फैक्ट क्या है? ये इररिलेवेंट, ये जनरल स्टेट ऑफ माइंड है। ये क्या है? ये जो है साधारण मन की दशा है जो भी संगत है। विशिष्ट मामले में मन की दशा अस्तित्व में थी या नहीं, ये है वो रेलेवेंट है। तो पूर्व में भी रुपए उधार देने से मना करने पर बी ने जो इस प्रकार जानलेवा हमला किया था, ये सुसंगत, जो सुसंगत मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है वह मन की दशा सामान्यतः नहीं परंतु उस प्रश्नगत विशिष्ट मामले के संबंध में अस्तित्व में। यह क्यों विसंगत है? क्योंकि एक ऐसा सुसंगत तथ्य जो सुसंगत मन की दशा को जो है तथ्य को दर्शित करता है वो सामान्य मन की दशा नहीं, इन जनरल नहीं, उस विशिष्ट मामले में जो उसकी मन की दशा थी उसके अस्तित्व को दर्शित करने वाला जो तथ्य है वो है वो सुसंगत है। आम जनता के प्रति उसका पूर्ववर्ती कोई कृत्य है वो क्या है? वो धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा। Whether an accused of non-bailable offense can be released on bail by the officer in charge of the police station explained with the relevant provision of law। क्या थाने का पार्षद अधिकारी किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट कीजिए। 437 सीआरपीसी के अंदर जो है अजमानती अपराध में क्या पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी भी जमानत दे सकता है? इसको एक्सप्लेन करिए। इसका आंसर पॉजिटिवली यस है, पावर है बट प्रैक्टिकली एक्सरसाइज नहीं की जाती है। एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 437 सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी, an accused of non-bailable offense can be released on bail by the officer in charge of the police station, but in practice generally the officer in charge of a police station does not exercise this power and cause to be produced the accused before the court of magistrate। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा 1 का इंटरप्रिटेशन जो है निर्वचन, उस निर्वचन के अनुसार पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त को जमानत दे सकता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जो है व्यवहारिक रूप से पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और वो अभियुक्त को किसके समक्ष पेश करवाता है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वो पेश करवाता है। बट 437 की उपधारा 1 को उपधारा 3 के साथ यदि इंटरप्रेट करके पढ़ा जाए तो वहां जो है वो आप सबसेक्शन 4 देखना कि जब भी वो सबसेक्शन फर्स्ट या सेकंड में बेल देंगे तो बेल देने की रीजन लिखेंगे और उसमें ऑफिसर और कोर्ट दो शब्दावली यूज ली गई है, तो वहां ऑफिसर का मतलब इंचार्ज ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन है। इसका मतलब वो सबसेक्शन फर्स्ट में बेल दे सकता है, जब बेल दी जाएगी तो उसके रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रैक्टिकली देते नहीं है, वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही पेश करते हैं, बट दे सकते हैं या नहीं इसका आंसर यस है कि वो दे सकता है, लॉ उसे पावर दे रही है। रमेश इज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर एलिगेशंस ऑफ द मर्डर ऑफ मोहन। He is taken to doctor for medical examination. Doctor takes him in the cabin for examination and police officer remains seated outside. Only Ramesh and doctor are present inside the examination room. Ramesh tells the doctor that he has shot Mohan and in the like manner here earlier also he had shot the Hari with the same revolver which he has thrown into a canal. Whether the above statement of Ramesh is admissible in evidence as confession, discuss। सर अगर वो
अच्छा, देखते हैं अभी। रमेश को मोहन की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु, बात है नहीं भैया, उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास ले जाया जाता है। चिकित्सक उसका परीक्षण करने हेतु एक कैबिन में या कक्ष में ले जाता है। पुलिस अधिकारी बाहर बैठा रहता है और परीक्षण कक्ष में केवल रमेश और चिकित्सक ही मौजूद रहते हैं। रमेश चिकित्सक से कहता है कि उसने मोहन की गोली मारकर हत्या की है और वो इसी प्रकार 1 वर्ष पूर्व जो है उसने किसी हरि नामक व्यक्ति का जो है इसी रिवॉल्वर से जो है वो मृत्यु है वो सॉरी हत्या कारित की थी और उसके बाद उस रिवॉल्वर को उसने एक नहर में फेंक दिया। ये जो इसका स्टेटमेंट जो इसने डॉक्टर को दिया है, क्या ये समस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं है? सेक्शन 26 भी देखना है आपको। पुलिस कस्टडी में था, ये किस में था? ये पुलिस अभिरक्षा में से उसको डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए वो लाया गया है, तो डॉक्टर को दिया गया स्टेटमेंट भी ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी है, वो स्टेटमेंट कंसिडर है वो होगा मेरी राय में, जहां तक उसने जो है वो, बट 27 भी इसके केस में जो है वो लागू है, वो होनी चाहिए। यदि वो रिवॉल्वर बरामद हो जाती है तब तो यूज हो सकता है उसको, अदरवाइज वो 26 से 8 हो जाएगा। वो क्या है? वो इनएडमिसिबल है। क्या रमेश का उपयुक्त कथन समस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य? विवेचना कीजिए। Since confession is made to doctor in his cabin when the police officer was sitting outside the cabin, it's a confession that he has shot the Mohan and in the like manner earlier also he had shot the Hari with the same revolver made by accused in custody of the police, hence inadmissible under section 26 of the Indian Evidence Act. Statement made by the Ramesh as to the revolver, if it results in discovery, then same would be admissible under section 27 as the discovery statement. So far is concerned to the he commits the offense of murder by that revolver, that portion is hit by section 26. Only the certain portion may be used as evidence against if that revolver is discovered from the canal, then the information which is related to the discovery of that revolver, to that extent that statement is relevant under section or admissible under section 27 of the Indian Evidence Act. चूंकि पुलिस अधिकारी कैबिन के बाहर बैठा था और डॉक्टर के साथ उसकी कैबिन में अभियुक्त के द्वारा किया गया कथन कि उसने मोहन की गोली मारकर हत्या की है और इस प्रकार 1 साल पहले उसने हरि की उसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई एक समस्वीकृति है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत क्या है? साक्ष्य में अग्राह्य। उसका यह स्टेटमेंट कि उसने हत्या की है, चाहे वो उसकी जो है अभी वर्तमान जिसकी मोहन की हत्या और चाहे हरि की हत्या, उस विस्तार तक तो वो 26 में जो है अग्राह्य ही रहेगा। बट कुछ भाग उसका धारा 27 के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लिया जा सकता है। वो किस सीमा तक? उस रिवॉल्वर के पता लगने तक। रिवॉल्वर यदि उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंस में बरामद हो जाती है तो रिवॉल्वर का पता चलने तक जो है जितनी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट की है वो 27 के अंतर्गत जो है एविडेंस के रूप में यूज ली जा सकती। पूरा स्टेटमेंट यूज नहीं लिया जा सकता। उसने कहा मैंने मर्डर किया है हरि का मोहन का, वो पोर्शन उसके खिलाफ एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। रिवॉल्वर के संबंध में रमेश द्वारा किया गया कथन जिसे उसने एक नहर में फेंक दिया है, यह कथन नए तथ्य का पता लगने से संबंधित है, इसलिए धारा 27 के अंतर्गत यह साक्ष्य में क्या है? ग्राह्य। डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य जो इनके बीच में है, क्या डिफरेंसेस है? Pre-meeting of mind is essential for common intention, whereas it is not essential or necessary for common object. Active participation is necessary for common intention, but it is not necessary for common object. 34 is rule of evidence and does not create an offense. Section 149 is also related to the
liability or the declarative provision, but it does not constitute a distinct offense. Minimum 2 persons required for 34 common intention. Unlawful assembly, what is required? Unlawful assembly, not a 5 or more person from which the unlawful assembly constituted, that assembly is required. Unlawful assembly is necessary for common object. Criminal act must be done in furtherance of the common intention of all in section 34, and in 149 offense must be committed in prosecution of the common object of the assembly. 34 is concerned to the joint liability and 149 is concerned to the vicarious or constructive liability. 34 is narrower than 149 and 149 is broader than 34. सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, ये अंतर नहीं लिखना है कि साहब ये धारा 34 में और ये 149 में है, इसका प्रावधान धारा 34 में और इसका प्रावधान 149 में, ये डिफरेंस में मेंशन नहीं करना है, ये ब्रैकेट में लिखना है, जहां सामान्य आशय लिख रहे हो वहीं ऊपर ही। सामान्य आशय के लिए क्या जरूरी है? मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व नियोजित योजना। क्या जरूरी है? मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व नियोजित। सामान्य आशय में सक्रिय भागीदारी जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यह आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों का होना है, वह आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए क्या आवश्यक है? विधि विरुद्ध जमाव का होना। ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है, यह भी मेरी राय में सही नहीं है। विधि विरुद्ध जमाव का होना जो है, 5 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके पर्पज वो नहीं है जो 141 में दे रखे हैं, तो वो 149 में वो कंप्लीट नहीं करेगा। उसके लिए 141 के उद्देश्य जो दे रखे हैं, उनके लिए जो 5 या अधिक व्यक्ति जो एकत्रित हुए हैं, वो जिनसे वो समूह बनाए, वो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो आवश्यक है। सामान्य आशय में सभी अपराधियों का अपराध में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है, ये हमने पहले पढ़ लिया, इसी का रिपीटेशन है। और सामान्य उद्देश्य में ऐसा जो है आवश्यक नहीं है। जमाव का सदस्य होना आवश्यक है। क्या जरूरी है? जमाव का सदस्य, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो है वो जरूरी है उस ऑफेंस होने के समय। सामान्य आशय एक साक्ष्य का नियम है और संयुक्त दायित्व का सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड है, जबकि ये जो है 149 ये आणविक दायित्व के सिद्धांत से वो रिलेटेड है। कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी या वाइकेरियस लाइबिलिटी इससे रिलेटेड है। संयुक्त दायित्व का नियम जो है भागीदारी की संकल्पना पर आधारित है, मींस अपराध में भागीदारी या सक्रिय भागीदारी, ये रिपीटेशन है इसमें भी। जबकि आणविक दायित्व का सिद्धांत जो है ये उपस्थिति की संकल्पना पर आधारित है, मींस विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता या सदस्य के रूप में उपस्थिति जो है वो उस अपराध के लिए दायित्वाधीन ठहराती है। और धारा 149 जो है ये विस्तृत है किससे? धारा 34 से, और धारा 34 149 से क्या है? संकीर्ण है। तो इस तरीके से आप सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच में अंतर जो है वो लिख सकते हैं। एक जजमेंट भी आप रेफर कर सकते हैं जो शायद यहां मिसिंग है, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम कोर्ट। नानक चंद, अभी एक रिसेंट जजमेंट भी मेरी अभी रिसेंट वाली एक क्लास देखना, उसमें भी एक 2023 का भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बट जो फेमस जजमेंट है जिसमें वेरी वेल एक्सप्लेन किया गया वो नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य, उन्नीस 1955 सुप्रीम कोर्ट। ये डिफरेंस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है। यदि आपने ये जजमेंट भी कोट किया डिफरेंसेस के साथ साथ, इसके भी आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। What are the differences between summon trial and warrant trial? Procedure of summon trial and procedure of warrant trial. समन विचारण की प्रक्रिया और वारंट विचारण की जो प्रक्रिया, उनमें क्या डिफरेंसेस है? ऐसा प्रश्न भी मेन एग्जाम में आपके सामने आ सकता है। इन ट्रायल ऑफ समन केस ओनली द वन प्रोसीजर फॉलोड
whether instituted on police report or on complaint, whereas the CRPC prescribe the two procedure for the trial of warrant cases by magistrate, namely one adopted by the magistrate in case instituted on police report or other in case instituted otherwise than on a police report. The procedure of summon cases is simpler and speedier, whereas the procedure for warrant cases are complicated and slower. In summon cases, he means the accused gets the only one opportunity to cross examine the prosecution witnesses, whereas the warrant case is instituted otherwise than on police report, the accused gets the more than one opportunity to cross examine the prosecution witness, the one opportunity under section 244 CRPC and another opportunity under section 246 CRPC during trial. The magistrate empowered to convert a summon case into a warrant case under the Code of Criminal Procedure 259 CRPC, whereas a warrant case cannot converted into a summon cases, vice versa. There is no express provision. In a summon case, after the issue of summons, the accused may plead guilty by the post without appearing before the magistrate, but no such provision exists in trial of warrant cases. In summon case, it does not give the greater opportunity for defense, but in warrant cases, it gives the greater opportunity for defense for the accused person. In summon cases where the personal attendance of the accused has dispensed with either under section 205 CRPC or 317 CRPC, the court should have a power to dispense with his examination and may be examined through a advocate or pleader. But in warrant cases, even where his personal attendance has dispensed with, the accused should examine personally under section 313 CRPC. In summon cases, the framing of a formal charge not necessary, whereas in warrant cases the framing of formal charge is necessary, essential. In summon cases, there is no express provision to hurt the accused on question of sentence, whereas in warrant cases there is express provision to hurt the accused on question of sentence under section 255 CRPC. The summon cases, no charge argument, there is no stage of the charge argument, but in warrant cases there must be a charge argument by the prosecution or the pleader of the accused. All these are the differences between the procedure of summon trial और the procedure of warrant trial. समन मामलों का विचारण और वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में क्या क्या डिफरेंसेज है, सारे ये डिफरेंसेज ऑलमोस्ट हम जो है वो चैप्टर 20 और 21 सॉरी 19 और 20 19 एंड 20 जो है अध्याय 20 जो समन मामलों से रिलेटेड और 19 जो है वारंट मामलों से रिलेटेड है, वहीं से निकल सकते हैं। समन मामलों में एक ही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो या परिवाद पर हो, अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं, कॉमन प्रोसीजर है। जबकि वारंट मामलों के विचारण में दो प्रकार की प्रक्रियाएं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के लिए अलग प्रक्रिया है 238 से 243 में, और जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है उनके लिए अलग है 244 से 247 में। समन मामलों की प्रक्रिया जो है वो सरल है और त्वरित है, जबकि वारंट मामलों की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और धीमी है। समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन के साक्ष्यों से केवल एक बार प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिलता है या होता है, जबकि वारंट पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त को अभियोजन के साक्ष्यों से एक से अधिक बार प्रतिपरीक्षा करने का अवसर होता है। पहली बार उसको 244 में अवसर है और दूसरा जो है 246 प्री चार्ज जो एविडेंस है उसमें भी अपॉर्चुनिटी है क्रॉस की, और ट्रायल के दौरान जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है 246 में, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी मींस टू अपॉर्चुनिटी अक्यूज के पास। मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामला में परिवर्तित करने के लिए सशक्त है या किया जा सकता है ऐसा 259 सीआरपीसी में, जबकि वारंट मामलों को समन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। समन मामलों में समन जारी करने के बाद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए बिना भी दोषी होने का अभिभाग डाक आदि के माध्यम से कर सकता है। 253 रीड विथ 206 सीआरपीसी में इस तरीके का प्रोविजन है वो कवर होता है, 253 सपटित धारा 206, जबकि वारंट मामलों के विचारण में इस तरीके का कोई प्रोविजन है वो नहीं है।
एब्सेंस में कन्विक्शन एबो करने का, समन मामलों में प्रतिरक्षा का कम अवसर मिलता है, ब्रीफ या सब्सटेंस ऑफ एविडेंस है वो रिकॉर्ड होता है, तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रतिरक्षा का अवसर है वो नहीं है, जबकि वारंट मामलों में प्रतिरक्षा का अधिक अवसर है वो उपलब्ध होता है। समन मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 या 317 के अंतर्गत अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से यदि अभिमुक्ति दे दी जाती है तो न्यायालय उसकी परीक्षा से भी, परीक्षा का यहां मतलब 313 बयान मुलजिम जो है उससे भी अभिमुक्ति दे सकता है और उसके स्थान पर उसके अधिवक्ता या प्लीडर की जो है परीक्षा है वो कर सकता है, जबकि वारंट मामले में ऐसा नहीं है। वारंट मामले में भले ही अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, बट 313 की परीक्षा अज्ञापक रूप से की जाएगी, उसको कॉल किया ही जाएगा, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से 313 में परीक्षित किया जाएगा। समन मामलों में जो है औपचारिक आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है। 251 जो है वो सीआरपीसी के लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज, है वो समन मामलों के अंदर औपचारिक रूप से आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है, जबकि वारंट मामलों के अंदर फॉर्मल चार्ज जो है, जो फॉर्म नंबर 32 में दे रखा है, उस फॉर्मेट में चार्ज बनाना जो है वो क्या है, आवश्यक है। समन मामलों में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनने का कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है, सुना जाता है प्रैक्टिकली वो अलग बात है, बट एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है टू हार्ड द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, दंड के प्रश्न पर सुनने का, जबकि वारंट मामलों में दो स्थिति की दशा में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर अज्ञापक रूप से सुनने का अभिव्यक्त प्रावधान है धारा 255 है वो सीआरपीसी में, और समन मामलों में आरोप बहस भी है वो नहीं होती है, क्योंकि कॉग्निजेंस के जस्ट बाद जो है आरोप की विशिष्टियां या अभियोग सारांश सुना दिया जाता है, चार्ज आर्ग्यूमेंट होते ही नहीं है समन मामलों में, जबकि वारंट मामलों में जो है आरोप बहस जो है वो होती है। तो इस तरीके से आप समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया और वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया के बीच में डिफरेंसेस या अंतर बता सकते हैं। हाँ जी, सॉरी वो वारंट मामले में ना, हाँ ये गलत बता दिया, 255 में तो प्रोविजन ही नहीं है, ये इससे रिलेटेड है, 248 में स्पेशली सबसेक्शन 2 में 248 2 में ऐसा एक्सप्रेस। अब आ रही है क्या आवाज? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस जो है वो नोट कर सकते हैं। चार्ज फ्रेमिंग या सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, अभियोग सारांश या आरोप की विरचना प्रैक्टिकली कैसे की जाती है, क्या फॉर्मेट रहता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन का, जो आपने 251 में पढ़ रखा है समन केसेस में। कुछ चीजें जो है वो आपको देखनी है, स्टेजेस जो इसके राइट डाउन करने के। इसमें सबसे पहले जो है नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो मेंशन होता है वो सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन या चार्ज फ्रेमिंग जो भी है वो दोनों में। देन क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर ऑब्लिक ईयर एंड ब्रैकेट में ये CNR नंबर एंड ऑब्लिक ईयर इस तरीके से भी मेंशन होता है। देन द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज, स्टेट वर्सेस, name of accused, father's name, residence, etc. Then substance of accusation and underline, and simply against a son of Z charges that you on or about the 7 a.m. 3rd March 2019 at Jodhpur voluntarily caused the obstruction to the complainant P, son of Q, so as to prevent him from the proceeding in any direction in which he had right to proceed, and thereby committed the wrongful restraint, and by voluntarily beating him caused the simple hurt, and thereby committed an offence of respectively under section 341 wrongful restraint and 323 beaten under section 323 of the Indian Penal Code 1860, and both the offences within the cognizance of this code. And lastly the one question framed by the court, whether you pleads guilty or claim to be tried. After then the answer
be mentioned in left side, then signature of the accused, and in right side signature of the presiding officer and the seal of the court. It is the format of the substance of accusation which is applicable in case of summon case or the summary trial etc. Name of competent court, the incident is related to the Jodhpur, therefore in the court of Metropolitan Magistrate number 1st Jodhpur Metro. Criminal original case number and oblique year, state versus particulars of the accused, then substance of accusation, and start from the against, the name of accused and father's name etc. and what is the incident, the on or about so and so time and date at this place do the this act and thereby committed the offense against the this person, that is the two offenses causing the voluntarily causing hurt and wrongful restraint, and both are the within the cognizance of the court. And lastly the questions framed by the court, whether you pleads guilty or the claim to be tried. The answer whichever given by the accused, yes, no etc., pleads guilty, or the claim for the trial, that should be mentioned by the concerned presiding officer, then signature of the accused person, and this side the signature of presiding officer means the magistrate and the seal of the court. आरोप सारांश जो है समन मामलों के अंदर औपचारिक रूप से आरोप फॉर्म नंबर 32 में जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें बनाना आवश्यक नहीं होता है, प्रारूप संख्या 32 में जो दे रखा है वो सिंपल है, वो बनता है आरोप सारांश। क्या फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले सक्षम न्यायालय का नाम आएगा जहां ट्रायल है वो स्टार्ट होने जा रही है या जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस है वो लिया है, देन आपराधिक मूल प्रकरण संख्या और ईयर क्या है ये है वो मेंशन होंगे, प्रकरण संख्या ये डॉट 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 करके खाली छोड़ने होते हैं और उसके बाद ईयर मेंशन होता है, यदि पेपर में प्रॉब्लम से ईयर है वो क्लियर हो रहा हो कि इंसिडेंट इस साल का है, और देन ब्रैकेट में आपको CNR नंबर और ऑब्लिक ईयर जो है ये भी है वो मेंशन करना है। फिर स्टेट और अभियुक्त यदि प्रॉब्लम में कोई नाम, ये तो हमने सिंबॉलिक नेम दे रखे हैं AB, यदि कोई पेपर में नाम दे रखा है तो वो वही नाम आपको मेंशन करना है, यहाँ अक्यूज का नाम और उसका फादर्स नेम वगैरह दे रखा है वो, देन उसका कोई एड्रेस भी दे रखा है तो वो भी है वो मेंशन करें, और उसके बाद आरोप सारांश सेंटर में लिखा जाएगा और वो अंडरलाइन होगा। फिर अभियुक्त ए पुत्र झैड के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 3 मार्च 2019 को सुबह 7 बजे या उसके लगभग जोधपुर में परिवादी पी पुत्र क्यू को स्वेच्छा ऐसे बाधा में डाला जिससे वह उस दिशा में जिस ओर उसे जाने का अधिकार था से निवारित हो जाए, रास्ता रोककर उसका जो है वो सदोष अवरोध किया तथा उसके साथ स्वेच्छा जो है वो मारपीट कर साधारण उपपत्ति कारित की। आपका उक्त कृत्य जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 323 के अंतर्गत दंडनीय है, वो अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के भीतर है। देन लास्ट में एक प्रश्न बनेगा, आप दोषी होने का अभिभाग करते हैं या विचारण किए जाने का दावा करते हैं, प्रश्न चिन्ह आएगा यहां पर। इसके बाद जो है अभियुक्त के हस्ताक्षर होंगे इस बाईं तरफ और इस तरफ पीठासीन अधिकारी मींस मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है, महानगर मजिस्ट्रेट, उसके हस्ताक्षर होंगे और कंसर्न न्यायालय की जो है वो मुद्रा आएगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आरोप सारांश है वो बनेगा। जिस तरीके से फॉर्म नंबर 13 में हम जाएंगे, 32 में जाएंगे तो वहां ABC 3 पार्ट है वो दे रखे हैं। पहला पार्ट उसमें मैजिस्ट्रेट का ये स्टेटमेंट होता है कि वो चार्ज फ्रेम कर रहा है, सेकंड में इंसिडेंट क्या है और क्या चार्ज बन रहे हैं, और थर्ड में उसकी ट्रायल शुरू करने का डायरेक्शन होता है। तो उस फॉर्मेट में आरोप बनाने की आवश्यकता नहीं, इस सिंपल फॉर्मेट के अंदर आरोप सारांश तैयार करना होगा। सक्षम न्यायालय का नाम आएगा, आपराधिक मूल प्रकरण संख्या और वर्ष आएगा, CNR नंबर ऑब्लिक ईयर जो भी है, देन राज्य बनाम अभियुक्त का नाम और उसकी विशिष्टियां आएगी, फिर आरोप सारांश लिखा जाएगा और सिंपली स्टार्ट हो जाएगा अभियुक्त और उसके फादर्स का नेम वगैरह। उनके विरुद्ध आरोप है क्या कि उसने इतनी इतनी तारीख को इतने बजे जो है इस जगह पर इस व्यक्ति के विरुद्ध परिवादी P, ये जो है ये जो समय है ये 212 CRPC से आपको कनेक्ट कर रहा है, ये स्थान भी 212 CRPC से वो आपको है वो कनेक्ट कर रहा है, ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हो रहा है ये भी 212 CRPC से कनेक्ट कर रहा है आपको। समय स्थान वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके विरुद्ध या जिसके संबंध में अपराध किया गया उनकी विशिष्टियां आरोप के अंदर है वो लिखनी होगी। तो ये इतनी तारीख को इतने बजे
इस जगह पर इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कृत्य है, स्वेच्छा बाधा में डाला उसको, जिससे वो उस दिशा में, जिस दिशा में उसका जाने का अधिकार था उससे निवारित हो गया। इसके साथ क्या किया, उसका रास्ता रोककर जो है वो सदोष अवरोध है, वो यही रास्ता रोक के ही, रास्ता रोक दिया इसलिए वो आगे जा नहीं सकता, तो उसने सदोष अवरोध किया। और इसके साथ और क्या किया, मारपीट की उसके साथ क्या की, स्वेच्छा मारपीट की। उससे क्या हुआ, साधारण उपत्ति है वो कारित हुई, कोई गंभीर उपत्ति नहीं हुई। 320 आईपीसी में दे रखी, उनमें से कोई चोट या उपत्ति है वो नहीं है, वो कोई खरांच आदि है वो आई, या बॉडीली कोई पैन हुआ, तो उससे जो है वो स्वेच्छा उपत्ति कारित करने का अपराध हो रहा है। इस व्यक्ति का यह अभियुक्त का कृत्य जो है आईपीसी की 2 धाराओं में दंडनीय, सदोष अवरोध वाला उसका कृत्य जो है 341 आईपीसी में दंडनीय, और स्वेच्छा उपत्ति कारित करने वाला कृत्य 323 आईपीसी में दंडनीय है। और ये दोनों जो है कोर्ट के कॉग्निजेंस के भीतर है, ये न्यायालय इसका संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। और ये लास्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है अभियुक्त से कि ये जो चार्ज 341 और 323 का आपके खिलाफ हम लगाने जा रहे हैं, आप इस वो आरोप को अभी वो स्वीकार कर रहे हो या आप विचारण चलाए जाने का दावा कर रहे हो, ये प्रश्न बनेगा और प्रश्न चिन्ह लगेगा लास्ट में। उत्तर जो कुछ भी वो देगा, वो ये भी दे सकता है कि वो दोषी होने का अभिभाग करता है, और वो ये भी दे सकता है कि विचारण चलाए जाने का दावा करता है। तो वो लिखा जाता है, आपको आंसर लिखने की केवल उत्तर लिख के और डैश करके छोड़ना है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अभियुक्त ने क्या आंसर दिया है। देन अभियुक्त के हस्ताक्षर होंगे इस तरह है वो बाई तरफ, और दाईं तरफ जो है वो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आएगी। तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन या अभियोग सारांश या आरोप सारांश जो है समन केसेस के अंदर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। कल हम एक और क्लास लेंगे जिसमें